नमस्कार, स्वागत है आपका CUET कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका हिंदी का मेंटर गणेश स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। क्योंकि आज की कक्षा जो है वो पूरक कक्षा है, जो पिछली कक्षा थी जिसमें हम CUET PG 2025 के जो पूर्व के प्रश्न पत्र थे, जो 13 मार्च 2025 को परीक्षा हुई, उसी परीक्षा के कुछ प्रश्न यानी आधे प्रश्नों को हमने हल किया था। करीब 35 के आसपास प्रश्नों को हमने हल किया था। चूँकि कक्षा जो है वो लंबी हो जाती, इसलिए उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये दूसरी और अंतिम कक्षा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। क्योंकि आज की कक्षा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जो कक्षा है वो CUET कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे चलेगी। तो सबसे पहले अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको CUET कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने होंगे। उसके बाद आप उस कक्षा में मेरे साथ अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि मेरी कुछ कक्षाएं जो है YouTube पे आएंगी, अभी लगातार मेरी कक्षाएं जो हैं YouTube पे आ रही हैं। उस क्लास की विशेषता क्या होगी, तो उस विशेषता की ओर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको PDF के रूप में क्लास नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट हैं विषय संबंधित या फिर परीक्षा संबंधित, उन दोनों को मैं हल करूंगा, तो डाउट सेशन होगा। बाकी मेरे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज जो कि NTA के परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाई गई है। इसके अलावा मेरा प्रॉपर गाइडेंस, आप मुझसे प्रॉपर गाइडेंस ले तो फेस टू फेस जिस प्रकार से भी हम बातचीत कर सकते हैं। अब चूँकि ये जो कोर्स है हमारा वो 4,999 का है, तो अभी ऑफ़र प्राइस में ये कोर्स जो है वो मिल रहा है 2,999 में। लेकिन आप 10% जो है वो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आपको कोड यूज़ करना है CUET PG 10, तो करीब 10% का डिस्काउंट, तो 2,799 के आसपास हमें ये कोर्स मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 9651222407 पर कॉल करके अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उस कोर्स वहाँ जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आज का प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न, और जिन्होंने पिछला पार्ट देख लिया होगा वो उनके लिए ये प्रश्न है, और जो नए हैं वो पिछला पार्ट देख के आएंगे। हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में वो क्लासेस पड़ी हुई हैं। बहरहाल, अब हम जो 36वां प्रश्न है, CUET 2025 में प्रश्न पूछा गया था, और उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ जब चलेंगे हम, तो लिखा है कि हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालों को समय की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया, उन्हीं कालों में कोई 4 काल दिए गए हैं, उन्हीं में जो 4 काल दिए गए हैं और उन्हीं को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है भारतेंदु युग, दूसरा है हालावाद, तीसरा है समकालीन कविता, और चौथा है नई कविता। तो जो चारों के चारों काल दिए गए हैं, उन्हीं कालों को हमें व्यवस्थित करना है। तो अपनी जानकारी के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो भारतेंदु युग है वो मूलतः 1868 अगर मान ले, कुछ विद्वानों ने 1850, लेकिन भारतेंदु युग अगर किसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा है तो भारतेंदु जन्मे खुद थे 1850 के आसपास, तो करीब 18 वर्ष के बाद का काल जो है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, और ये प्रामाणिक भी है। तो 1868 से लेकर के 1900 तक का जो समय था वो भारतेंदु युग का समय था। इसके अलावा जो हालावाद है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं डिवाइड है, लेकिन फिर भी वो जो काल है वो काल मूलतः छायावाद के बाद माना जाता है। तो 1936 के बाद मान सकते हैं इसका समय 36, 37, 38 रहा होगा। और जो वो समय है, उसी समय ये आंदोलन चला, जिसमें आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद के जो प्रमुख कवि थे
वो थे हरिवंश राय बच्चन। समकालीन कविता जो है 1960 के बाद का जो काव्य आंदोलन है उसमें समकालीन कविता आ जाती है। तो समकालीन कविता का मूलतः जो मतलब है वो है 1960 के बाद की कविता। उसमें बीट कविता आ जाती हैं। उसके बाद अकविता का एक आंदोलन चला उसी समय, सहज कविता चली, आज की कविता चली। तो सारा का सारा जो मामला था वो समकालीन कविता का था। नई कविता 1953 से लेकर के 1960 के आसपास के तक नई कविता का समय था, जिसके प्रमुख या प्रस्तोता कह सकते हैं वो है अज्ञेय। तो अज्ञेय ने नई कविता नाम भी दिया और अज्ञेय इसके प्रस्तोता हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा काल किस क्रम में आएगा। तो जो काल जिस क्रम में आता है उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतेंदु, उसके बाद हालावाद यानी कि बी, उसके बाद नई कविता यानी कि डी, और उसके बाद समकालीन कविता यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा ए बी डी और सी, ए बी डी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, जो दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख जो काव्यशास्त्री रहे हैं, आचार्य जो रहे हैं, उन्हीं के काल क्रमानुसार मतलब कौन सा जो आचार्य है वो किस सती का रहा है, उसी के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले हैं भामह, उसके बाद हैं रुद्रट, तीसरे हैं वामन और चौथे हैं मम्मट। तो हम अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो भामह थे वो 6ठी शताब्दी के थे, 6वीं सदी जिसको कह सकते हैं या शताब्दी। तो जो भामह थे वो 6ठी शताब्दी के थे। इसके अलावा जो रुद्रट थे वो 9वीं सदी के थे, 9वीं सदी। या उसके बाद जो वामन थे, वामन का समय जो है वो 8वीं सदी था, 8वीं सदी। और जो मम्मट हैं, मम्मट का समय है 11वीं सदी। तो अब इन चारों जो आचार्य हैं इनके क्रम को हम देखते हैं। तो क्रम है इनका भामह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले आ जाएगा। तो 2 ऑप्शंस में ये दिख रहा है। उसके बाद आ जाएंगे वामन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कौन आएंगे? तो उसके बाद आएंगे रुद्रट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद आ जाएंगे मम्मट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ए, ये क्या है? सही है। तो यानी कि ए, सी, बी और डी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो मूलतः आपके काल से यानी व्याकरण की कक्षा से पूछा गया है, मतलब व्याकरण से पूछा गया है, यूनिट 7 से पूछा गया है। आप ही के जो एनटीए का डिज़ाइन सिलेबस है उसी सिलेबस से पूछा गया है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो देखिए, वर्तमान काल को लेकर हिंदी में थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बनी रहती है। किसी विद्वान ने 5 माना है, किसी ने 6 माना है। चूँकि सबसे करीब जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। लेकिन हम कुल 6 वर्तमान काल के जो 6 भेद हैं, जिसमें मूल रूप से सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल, ये कुल वर्तमान काल के 6 भेद हैं। ये प्रश्न नंबर 38 था और आज का कुल तीसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे का प्रश्न जो है वो भक्ति काल से रिलेटेड है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित संतों में से किसने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगवधू नाम से किया? अंगवधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो सबसे पहले दादू के विषय में जानते हैं। तो दादू दयाल जो हैं वो भक्ति काल की जो प्रमुख 4 शाखाएं हैं उसकी पहली जो शाखा है निर्गुण शाखा, उस निर्गुण शाखा के कवि हैं दादू दयाल। और इन दादू दयाल के कुल 52 शिष्य थे। कुल कितने शिष्य थे? 52 शिष्य। इन दादू दयाल के कुल 52 शिष्य थे। उन्हीं में से एक शिष्य ने इस अंगवधू का संपादन किया और वो अंगवधू जो है, इस अंगवधू का संपादन इन्हीं 4 में से किसी व्यक्ति ने किया है। तो पहला है रज्जब, दूसरे हैं सुंदरदास, तीसरा है जगन्नदास और डी जो है अक्षर अनन्य। तो जो सबसे सटीक और सबसे करीब उत्तर है इसका वो है रज्जब, यानी रज्जब ने अंगवधू का संपादन किया। और इस अंगवधू का जो पुराना नाम था वो नाम था, क्या नाम था?
हरडे बानी, क्या नाम था? हरडे बानी। अच्छा, इस हरडे बानी का संपादन किसने किया था? तो इस हरडे बानी का संपादन जो है वो किया था संत दास ने, संत दास और जगन्न दास। आगे बढ़ते हैं, और ये जो पूरी मोटी मोटी बात थी अंग वधु को लेकर के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो 40वां प्रश्न है वो आपके सामने है, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आलोचना विधा से पूछा गया है। विधा का मतलब आमतौर पे फॉर्मेट होता है, और ये प्रश्न पढ़ते हैं हम पहले। इनमें से रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ या रामविलास शर्मा का जो आलोचना ग्रंथ है कौन कौन सा है? इनमें से 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है परंपरा का मूल्यांकन, दूसरा है निराला की साहित्य साधना, तीसरा प्रश्न जो है वो है साकेतिक अध्ययन, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और जो चौथा प्रश्न मतलब ई जो ऑप्शन है वो है त्रिशंकु। तो इनमें से जो सही उत्तर और सबसे करीब जो उत्तर है वो आपके सामने है कि परंपरा का मूल्यांकन एक, दूसरा निराला की साहित्य साधना, और तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं, ये जो तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, यानी कि पहला जो इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। तो अब देख लेते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन, तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो है 1981 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना जो है ये मूलतः 3 भागों में है, 3 भागों में है। अच्छा, इन तीनों भागों के जो प्रकाशन वर्ष हैं वो अलग अलग हैं। तो वो जो तीनों भाग हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो भाग 1 देख लेते हैं कब प्रकाशित हुआ था, भाग 2 कब प्रकाशित हुआ था, और भाग 3 कब प्रकाशित हुआ था। तो भाग 1 जो है वो 1969 ईस्वी को, ठीक है। निराला मूलतः छायावादी कवि हैं, उन्हीं की आलोचना, उन्हीं के जीवन वृत्ति, उन्हीं की रचनाओं को एक जगह संकलित किया गया है। और दूसरा जो है 1972 ईस्वी में, और तीसरा जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें से एक है वो है साकेतिक अध्ययन। तो ये जो साकेतिक अध्ययन है ये डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। डॉक्टर नगेंद्र। मुझे लगता है सर ये सवाल जो है नेट के लेवल का है। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र, हाँ सर, नेट के लेवल का है सर। डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना है, और डॉक्टर नगेंद्र का ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1939 यानी 1939 ईस्वी को ये ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ था। और जो ई ऑप्शन है वो है त्रिशंकु, और त्रिशंकु जो है वो अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1945। ये मूलतः अज्ञेय का जो है वो अज्ञेय का निबंध संग्रह है, और ये पूरा का पूरा जो संग्रह है वो आपके सामने है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो रामविलास शर्मा की पुस्तक है और 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा निराला की साहित्य साधना और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो है वो उनकी मूल कृतियाँ हैं। इसके अलावा अब आगे का जो प्रश्न है उधर बढ़ते हैं। और भक्तमाल के अनुसार स्वामी रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 10, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी
14, ऑप्शन डी 11। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वो है 12, यानी कि भक्तमाल के अनुसार जो है वो रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं, तो 12। और भक्तमाल जो है वो, भक्तमाल किनकी कृति है, तो भक्तमाल जो है वो नाभा दास की कृति है, नाभा दास की कृति है। और भक्तमाल के एक दोहे के अनुसार रामानंद के जो हैं वो 12 शिष्य बताए गए हैं। और वो 12 शिष्य कौन हैं तो हम देख लेते हैं। तो भक्तमाल का एक दोहा है, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुरा की घरहरी। तो देख लेते हैं वो दोहा क्या है और उस दोहे को हम लिख भी लेते हैं कि वो दोहा जो है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं। तो वो दोहा ऐसे है कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि भावानंद पीपा रैदास धना सेन सुरसुरा की घरहरी, सुरसुरा की घरहरी। ठीक है, तो ये जो दोहा है आपके सामने है, ये दोहा कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि भावानंद पीपा रैदास धनासेन सुरसुरा की घरहरी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से शिष्य थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन थे। तो अनंतानंद यानी कि नंबर 1, कबीर को तो जानते ही आप लोग यानी कि 2, हाँ सुखानंद, ये जो सुखानंद है ये तीसरे हो गए, चौथा सुरसुरा, पांचवा पद्मावती थी और छठे जो थे वो नरहरे आनंद। ठीक है, सातवां भावानंद, आठवें जो थे पीपानंद और 9वें जो थे रैदास या पीपा ही कहते हैं इनको, 10वें थे धना, 11वें जो थे वो सेन थे और जो 12वीं थी वो थी सुरसुरा की घरहरी। मतलब ये जो सुरसुरा है, सुरसुरा इन्हीं की जो पत्नी थी वो 12वीं शिष्य थी। तो इस प्रकार से जो है वो रामानंद के कुल 12 शिष्य जो हैं उनकी चर्चा की गई है कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, उसके बाद भावानंद पीपा रैदास धनासेन सुरसुरा की घरहरी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 41 था, भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो उपन्यासों से है और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यासों से ये प्रश्न पूछा है। तो उस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या है कि प्रेमचंद के इन उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि आरोही क्रम में लगाइए। तो ये 4 उपन्यास दिए गए हैं, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान और गबन। तो देखते हैं। तो देखते हैं कि जो रंगभूमि है उस रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो उस रंगभूमि का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1925 ईस्वी। ठीक है, 1925 में जो है वो रंगभूमि प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम जो है वो 1922 ईस्वी। ठीक है, गोदान तो सर्वविदित है 1936, गोदान 1936 ईस्वी। और गबन जो है 1931 में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रेमाश्रम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगा, ए यानी कि रंगभूमि,
उसके बाद डी नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे आ जाएगा डी यानी कि गबन 1931। और उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो जो उसको देख लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका सी यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही उत्तर है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके उपन्यास कुल कितने हैं और इसी क्लास में देख लेते हैं। अब आगे देखेंगे ही, बाकी अपनी कक्षाओं में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रेमचंद के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो कुल 11 उपन्यास हैं उनके जो हिंदी में लिखित हैं, जो सर्वथा प्राप्त भी हैं। और पहला है देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य, देवस्थान रहस्य। तो देवस्थान रहस्य जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1905। ठीक है। दूसरा है प्रेमा। प्रेमा जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1907। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो उपन्यास है उनका वो है सेवा सदन। तो तीसरा लिख लेते हैं सेवा सदन। सेवा सदन, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918। उसके बाद वरदान है। वरदान जो है 1921 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ये चौथा है। पांचवा जो है वो है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1922 है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे रंगभूमि। रंगभूमि, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। ठीक है। प्रेमाश्रम के बाद आता है रंगभूमि। उसके बाद आता है, उसके बाद जो आता है 6 नंबर यानी कि 7 नंबर पे आता है कायाकल्प। कायाकल्प यानी कि 1900, कायाकल्प का प्रकाशन क्या है 1926। ठीक है। उसके बाद आता है उपन्यास जो है उनका नंबर 8 जो है वो है निर्मला। निर्मला जो है वो 1928 में प्रकाशित हुई थी, 1928 ईस्वी। 9 नंबर पे जो आता है वो है गबन। 9 नंबर पर आता है गबन यानी गबन का प्रकाशन वर्ष 1931। और 10 नंबर पे आता है कर्मभूमि। कर्मभूमि 1932 ईस्वी। और 11 नंबर पे जो आता है अंतिम उपन्यास उनका गोदान। गोदान कब का है 1936 ईस्वी। तो ये कुल उपन्यास है उनके, और सारे उपन्यास जो इसी में से 4 पूछे गए थे। देखिए, रंगभूमि पूछ लिया था 1925, प्रेमाश्रम 1922, गोदान 1936 यहाँ से, और फिर गबन 1931 में। तो ये कुल उपन्यास हैं प्रेमचंद के, और ये था प्रश्न नंबर 42। आगे बढ़ते हैं और सुमेलित जो सूची 1 है वो सूची 2 के साथ उसको सुमेलित करना है, और उसको हम देखते हैं कि क्या है प्रश्न। तो जो सूची 1 है सूची 2 के साथ उसको सुमेलित करना है। तो रचना इधर दी हुई है और इधर है रचनाकार। ठीक, इधर रचनाकार है और इधर रचना दी हुई है, माफ़ करिएगा। और मिलाते हैं इसको तो देखते हैं कि इधर जो रचनाकार उसमें भट्ट केदार हैं, मधुकर कवि हैं, जगनिक हैं, श्रीधर हैं। जिनको नहीं पता है, ये सारे के सारे कवि जो हैं वो आदिकालीन कवि हैं और उन्हीं की रचनाएं हैं, उन्हीं की रचनाएं हैं, और इन्हीं रचनाओं को जो है एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है। तो भट्ट केदार जो हैं उनकी जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश। तो ए का पहले से ही मिलान हो जा रहा है। मधुकर कवि जो हैं ये, इनकी जो रचना है वो है जयमयंक जसचंदिका। अब चूँकि भट्ट केदार और मधुकर कवि जो हैं वो दोनों एक ही आश्रय, मतलब राजा के आश्रयदाता थे, वो थे जयचंद, और दोनों ने उन्हीं की प्रशस्ति लिखी है। उसके बाद जगनिक हैं, तो जगनिक ने आलाखंड की रचना की है। ठीक है। इसके अलावा श्रीधर हैं, तो श्रीधर का श्री रणमल्ल छंद है। और ये जो
रचनाएं हैं, ये इनका सुमेलन है। तो अब देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पहले का पहला हो जाएगा यानी 1 का ए हो गया, उसके बाद बी का 4 हो जाएगा यानी बी का चौथा हो जाएगा। ठीक, फिर से देखेंगे तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है उसका सही मिलान है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये प्रश्न जो है ये प्रयोजन मूलक से है और कार्यालयी हिंदी से ये प्रश्न है। और देखते हैं कि ज्ञापन जो है यानी कि मेमोरेंडम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बहुत आसान सा, बेहद आसान सा प्रश्न है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है कि इसकी वाक्य रचना प्रथम पुरुष में होती है, तो उसके बाद इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है, इसमें कोई संबोधन नहीं रहता है, इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर रहता है और इसकी वाक्य रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। यानी कि उत्तम पुरुष शैली यानी मैं शैली में। तो सबसे पहले तो ई ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद पहला इसकी वाक्य रचना प्रथम पुरुष में होती है ना, ये भी गलत है। इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में, एकदम ठीक बात है। इसमें कोई संबोधन नहीं रहता, बिल्कुल संबोधन नहीं रहता है। इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर, ठीक है, एकदम सही बात है। यानी कि बी, सी और डी, बी, सी जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, जो आगे का प्रश्न है उसको देखते हैं। और आगे का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। और ये प्रश्न जो है इसमें भी पुस्तक है और पुस्तक के आलोचक मतलब जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा है। तो देखते हैं, सिद्ध साहित्य जो है, नाथ साहित्य है, हिंदी काव्यधारा और हिंदी के विकास में भ्रंश का योग। और उनके सामने 4 आलोचक हैं, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और नामवर सिंह। तो मिला लेते हैं। तो सिद्ध साहित्य जो लिखा है वो है लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। नाथ साहित्य जो लिखा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी काव्यधारा पुस्तक जो है राहुल सांकृत्यायन की। और इसके अलावा हिंदी के विकास में भ्रंश का योग जो है वो लिखा है आचार्य नामवर सिंह ने। तो ये जो सिद्ध साहित्य है, ये सिद्ध साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955, माफ़ करिएगा, 1955 में प्रकाशित ये कृति है। इसके अलावा जो नाथ साहित्य है ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी और हिंदी के विकास में भ्रंश का योग 1952 ईस्वी में। तो इसका जो सही मिलान है 1 का ए, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास नामक काव्य कृति किस कवि की है? आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और चौथा जो है वो है सुमित्रानंदन पंत। तो तुलसीदास जो काव्य कृति है वो निराला की काव्य कृति है और इस काव्य कृति और तुलसीदास पे केंद्रित है। और तुलसीदास का जो प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी, तो 1938 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवियों में से कौन निम्बार्क संप्रदाय से संबद्ध था? तो आपके ऑप्शन है घनानंद, लाल कवि आलम और रसनिधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घनानंद। तो घनानंद जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। अब ये निम्बार्क संप्रदाय क्या है इसके विषय में आगे की कक्षाओं में हम समझेंगे। और अब आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का जो प्रश्न है वो है, एक काव्य पंक्ति दी गई है और उस काव्य पंक्ति को हम देखते हैं। तो काव्य पंक्ति क्या है कि मातु पिता जग जाय तजयो विधि
विधिहून लिखी कछुभाल भलाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? आपके ऑप्शंस में क्या क्या है? तो कबीर, रैदास, तुलसीदास और सूरदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो तुलसीदास है। और तुलसीदास की जो काव्य कृतियाँ हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ, उन्हीं में एक काव्य कृति है कवितावली। तो उसी कवितावली से यह प्रश्न पूछा गया है। और बहुत बड़ी अच्छी काव्य पंक्ति है कि मातु पिता जग जाई तजियो, विधिहून लिखी कछु भाल भलाई, कि माता पिता ने संसार में उत्पन्न करके वो छोड़ दिया यानी त्याग दिया, और ब्रह्मा ने भी, विधि ने भी भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखा है। यही इस काव्य पंक्ति का मूल अर्थ है। ठीक है, तो ये जो काव्य पंक्ति है वो किसका है? तो ये जो काव्य पंक्ति है वो है तुलसीदास का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वही महत्वपूर्ण है। हिंदी निबंधकारों में एक निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, उन्हीं के निबंध संग्रहों के विषय में पूछा है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है, मतलब नहीं है, इन चारों में से कोई एक है जो नहीं है, और उसी उत्तर को हमें चुनना है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें है कुछ उथले कुछ गहरे, दूसरा शेष स्मृतियाँ, तीसरा ठलुआ कलम, और चौथा जो प्रश्न है वो है मेरी असफलताएं। तो इनमें से हमें एक चुनना है। तो जो सबसे सटीक और सही उत्तर है वो है शेष स्मृतियाँ। ये शेष स्मृतियाँ जो है वो रघुवीर सहाय का संस्मरण है। तो ये संस्मरण है। संस्मरण है, किसका संस्मरण है? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, तो ये रघुवीर सहाय का संस्मरण है। और आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। और ऑप्शंस में ये 4 लोग हैं, यानी 4 उपन्यासकार हैं। यशपाल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इन चारों जो निबंधकार हैं उन्हीं के निबंधों में से, उन्हीं के माफ़ करिएगा उपन्यासों में से किन्हीं एक का उपन्यास है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा किनका है? तो पुनर्नवा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। उपन्यासों की कई श्रेणियां बांटी गई हैं, जिसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, समाजवादी जो हैं, मानवतावादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार, प्रगतिशील उपन्यासकारों की धारा एक अलग है। इसके अलावा आंचलिकता को जिन्होंने बढ़ावा दिया, यानी आंचलिक उपन्यासकार जो हैं वो अलग हैं। सारे के सारे कैटेगराइज किए गए हैं कि कौन से जो उपन्यासकार हैं वो किन किन श्रेणियों में आते हैं। तो उन्हीं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। और इन्होंने कुल 4 उपन्यास जो है वो लिखे हैं। तो उन 4 उपन्यासों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। दूसरा उपन्यास जो है इनका चारुचंद्र लेख। तीसरा जो है पुनर्नवा, यही जो दिया गया है पुनर्नवा। और चौथा है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक बार हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है 1946 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उसके बाद चारुचंद्र लेख जो है 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पुनर्नवा जो है 1973 में, और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये पुनर्नवा जो है 1973 का उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये कुल 4 उपन्यास उनके हैं जिनके विषय में यहाँ लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और
आगे का जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1836, 1826 या फिर 1829 या 1830। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो जो सबसे जो सही ऑप्शन है वो है 1826। अब इस उदंत मार्तंड के विषय में जान लेते हैं। तो ये उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, और इस समाचार पत्र का जो समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये पहले लिख लेते हैं। प्रकाशन जो है वो 30 मई को प्रकाशित हुई थी। 30 मई 1826 ईस्वी को, ठीक है। 1826 ईस्वी को कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो स्थान है वो है, स्थान कहाँ है? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कैसी पत्रिका थी? यानी कि साप्ताहिक थी, मासिक थी, पाक्षिक थी, कैसी थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके संपादक कौन थे? तो कानपुर के एक व्यक्ति थे संपादक इसके कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर, ठीक है। तो जुगल किशोर या जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये 30 मई जो है, 30 मई, चूँकि ये जो उदंत मार्तंड है ये 1826 को प्रकाशित हुई, तो 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, यानी कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में ठीक है, दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये 30 मई जो है वो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके जो संपादक थे जुगल किशोर थे। कलकत्ता से निकलती थी पत्रिका, ठीक है। इसमें खड़ी बोली को जो है मध्य देशीय भाषा के रूप में, कि मध्य देश की भाषा जो है, यानी कि वही राजस्थान और मध्य प्रदेश और फिर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उन्हीं को मध्य देश कहा गया। तो ये उदंत मार्तंड के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपके सामने रखे गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संत कवियों को उनके जन्म काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो और वो जो कवि हैं वो आपके सामने हैं, और कवि के विषय में यहाँ है। तो कबीर है, दादू है, रज्जब है और गुरु नानक है। तो कबीर जो है, कबीर का जो जन्म है आपको, आपकी जानकारी में, कबीर तो 1398 के आसपास पैदा हुए थे, 1398 ईस्वी, ठीक है। दादू दयाल जो है, दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी को, 1544 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो अहमदाबाद पैदा हुए थे। कबीर काशी में पैदा हुए थे। रज्जब जो हैं वो 1567 ईस्वी के आसपास पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे रज्जब? तो रज्जब जो है वो राजस्थान में पैदा हुए थे। और गुरु नानक जो हैं वो 1469 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1469 में ये कहाँ पैदा हुए थे? तो ननकाना साहिब जो अब पाकिस्तान में है, तो ननकाना साहिब में ये पैदा हुए थे गुरु नानक। अब इसको देख लेते हैं, इनको व्यवस्थित क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 1398 यानी कि कबीर आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाएंगे गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? तो उसके बाद आ जाएंगे आपके BACD। ए कबीर, डी जो है गुरु नानक, उसके बाद बी आएंगे। यहाँ उलट लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा बदल गया है। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएंगे सी, यानी कि इसमें दादू पहले आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा पहले? उसके बाद आ जाएंगे आपके ए डी, उसके बाद सी और बी। यानी कि ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 2 जो है सही उत्तर होगा। सी, बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, ठीक है। तो ये 52वां प्रश्न था आज का, और आगे बढ़ते हैं अब इसमें।
निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय संप्रदायों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। तो इन जो संप्रदायों के जो आचार्य रहे हैं, तो भामह जो है अलंकार संप्रदाय के रहे हैं। तो भामह मूलतः 6ठी शताब्दी के थे, तो भामह, ठीक है। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय के थे आनंदवर्धन, रीति संप्रदाय के थे वामन, ठीक है। और वक्रोक्ति के कौन थे? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के थे कुंतक। वक्रोक्ति के थे कुंतक। चूंकि ये क्रम जो है वो ऐसा ही है, तो क्रम को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे ए यानी कि आचार्य भामह, उसके बाद आ जाएगा रीति संप्रदाय, उसके बाद आ जाएगा ध्वनि संप्रदाय, और डी वक्रोक्ति संप्रदाय, यानी कि ए, सी, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको देखते हैं। इसमें एक सूची में रचना है और दूसरे में रचनाकार हैं, और इसको सुमेलित करते हैं हम। शारदिया, सुबह के घंटे, एक कंठ विषपाई, रेशमी टाई, और इधर है नरेश मेहता, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और दुष्यंत कुमार। तो ये मूलतः जो है वो एकांकी हैं, इनमें से अधिकांश एकांकी हैं। शारदिया जो है नाटक, बाकी सब एकांकी। एकांकी मतलब एक अंक का ही, जिसमें एक अंक है, शॉर्ट फॉर्म में जो नाटक खेला जाता है उसे एकांकी कहते हैं। तो शारदिया जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है, सुबह के घंटे जो है वो नरेश मेहता का है, एक कंठ विषपाई जो है वो दुष्यंत कुमार का, और रेशमी टाई जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 54 का। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? ठीक है, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मधुशाला जो रचना है वो किनकी है? यह आसान प्रश्नों की श्रेणी में है। तो मधुशाला किनकी रचना है? आपके ऑप्शंस में कौन कौन है? वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, शतरंगिनी, ठीक है, बहुत सारे काव्य संग्रह हैं इनके। वो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, यहाँ डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो 56वां प्रश्न है वो है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अभी जस्ट पीछे हमने इस पर चर्चा कर ली थी। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य वामन हैं। तो जो वामन हैं वो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये रीतिकालीन आचार्य हैं, उनके काव्य को लेकर के परिभाषाएं दी गई हैं। काव्य को लेकर के उन्होंने क्या क्या कहा है उसी को का मिलान करना है। आचार्य हैं, काव्य लक्षण है। तो काव्य लक्षण यानी काव्य लक्षण मतलब काव्य की परिभाषा। तो काव्य लक्षण भामह है, रुद्रट है, दंडी है, कुंतक है। उसके बाद इधर है पहले ऑप्शन में क्या है? शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यच्छिन्नम पदावली। दूसरा है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तीसरा जो है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम छदित्वा। और चौथा है ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, तो भामह ने सबसे पहले कहा है, भामह का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, रुद्रट का है जो ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, दंडी का है शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यच्छिन्नम पदावली। और कुंतक का जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो यानी कि ए का जो है ऑप्शन नंबर 3, बी का जो है ऑप्शन नंबर 4, सी का ऑप्शन नंबर 1 और डी का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही उत्तर है। और इस प्रकार से हम आज 57 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे का प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा जो है वो हिंदी को कब कहा गया और उसको हम देखते हैं। तो
आपके ऑप्शन है 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1951। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है वो राजभाषा की मान्यता दी गई। हिंदी के अलावा अन्य जो राजभाषाएं हैं वो भी आपके सामने मैं बताता हूं कि कौन कौन सी राजभाषाएं हैं। अब चूंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी जो दिवस है वो कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। तो ये सितंबर का महीना है, तो आज सितंबर में जो है 14 सितंबर में क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अब आपका एक प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी लिख लीजिए साथ में। तो विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। अच्छा, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि सबसे पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से लेकर 14 जनवरी तक, 10 से 14 जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक जो है विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मनाया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। किस में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो स्थान था नागपुर, यही नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में। अब चूँकि 10 जनवरी को शुरू हुआ था इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब संविधान के भाग 5, 6 और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17, चूँकि भाग 17 जो है उसका जो शीर्षक ही है वो राजभाषा है। तो उन राजभाषाओं में जो है कुल 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें काश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, ठीक है, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जब हम कक्षाएं पढ़ेंगे तो ये कुल 22 भाषाएं थी जिनमें राजकाज होता है और इसके अलावा एक भाषा अंग्रेजी भी है, ठीक है। अब देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के समय का निर्धारण कब से कब तक किया, ठीक है। तो वीरगाथा काल सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो आरंभिक काल है उसको वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा। कई विद्वानों ने अलग अलग उसके नाम दिए। आदिकाल किसी ने कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने अभ्रंश काल कहा। तो उसी में आचार्य शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा। तो वीरगाथा काल का समय क्या है? तो ऑप्शन आपके हैं संवत 1052 से 1370, ऑप्शन नंबर बी है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। उसके अलावा संवत 1050 से 1375 तक, और डी है 983 से ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है संवत 1050 से 1375। हमीर देव से कुछ पीछे तक का जो समय है वो मानते हैं आचार्य शुक्ल जो है वीरगाथा काल का समय। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 पर, और हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएँ हैं, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका क्रम पूछा है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो व्यवस्था है करते हैं, उनकी 4 आत्मकथाएं जो हैं मूलतः 4 भागों, मतलब मूलतः उन्होंने 4 भागों में लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है 10 द्वार से सोपान तक, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर। तो देखते हैं, सबसे पहले था क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1969 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, उसके बाद है आपका नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ का निर्माण जो है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद है बसेरे से दूर, यानी कि
1970, 1969, 70, 1978 ईस्वी में ये बसेरे से दूर प्रकाशित हुआ था और 1985 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक प्रकाशित हुआ था। तो अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब व्यवस्थित कैसे करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर उसके बाद बसेरे से दूर, उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। और ऑप्शन बी को देख लेते हैं। अब इसको याद करने का टिक है KNBD, ठीक है। के से क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। यन से नीड़ का निर्माण फिर बी से बसेरे से दूर और डी से 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इसको याद करने का ट्रिक है। बाकी कक्षाओं में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे अपने। आगे बढ़ते हैं 61 पे कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत यही चितवत एक बार। तो ये काव्य पंक्ति है और इसमें आपके ऑप्शंस में कौन है, बिहारी लाल है, मतीराम है, रसलीन है और दूल्हा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर जो है रसलीन, ऑप्शन नंबर सी। अब रसलीन चूँकि महत्वपूर्ण रीतिकालीन कवि हैं और रीति काल को जिन 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, तो रीतिबद्ध में आते हैं रसलीन। और रसलीन की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, इनको यहीं हम देख लेते हैं। तो पहली रचना है जो है वो है अंग दर्पण, और दूसरा है रस प्रबोध। अंग दर्पण और रस प्रबोध। अब जैसे नाम से स्पष्ट है कि अंग दर्पण में जो है वो अंगों का वर्णन किया जाएगा। तो अंग दर्पण में नख से शिख तक, यानी कि नाखून से लेकर शिखा तक जो नायिका है उसका वर्णन किया गया है अंग दर्पण में। और रस प्रबोध में रस की व्याख्या की गई है। तो अंग दर्पण और रस प्रबोध। अगर इसका रचनाकाल देखेंगे तो वैसे तो कई गाइडों में दिया है, तो अंग दर्पण जो है 1737 ईस्वी इसका रचनाकाल माना गया है और रस प्रबोध का जो समय है वो 1741 ईस्वी माना गया है, ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 61 था। आगे, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बेहद आसान सा प्रश्न है, 3, 5, 7, 9। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ हैं। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, तो वो 3 शब्द शक्तियों पर यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मादा कैक्टस नाटक के लेखक हैं। मादा कैक्टस एक नाटक है और इस नाटक के नाटककार का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है लक्ष्मी नारायण लाल, बी हैं मोहन राकेश, सी हैं सुरेंद्र वर्मा और डी जो हैं वो जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए, मादा कैक्टस अंधा कुआं। ये सारे जो हैं उन्हीं के नाटक हैं। करीब 50 के आसपास नाटक इन्होंने लिखे हैं लक्ष्मी नारायण लाल ने, और मादा कैक्टस जो है वो उन्हीं की नाटक है। अब देखते हैं कि सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और वो जो सुमेलन है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ नामकरण दिया गया है और इधर दिया गया है इतिहासकार, ठीक है। अच्छा, नामकरण दिया गया है और इतिहासकारों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। पहला है आदिकाल, दूसरा है वीरगाथा काल, सी है अभ्रंश काल और डी जो है सिद्ध सामंत काल। अच्छा, अब इधर जो इतिहासकार हैं बच्चन सिंह है, राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका मिलान चूंकि हम कर लेते हैं, अब मिलान करेंगे तो आदिकाल जो नाम दिया सबसे पहले वो दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालांकि आचार्य शुक्ल ने भी कहा कि इस प्रकार से हम आदिकाल को जिन साहित्यिक ग्रंथों की और अभ्रंश काव्य की बात करते हैं उसके बाद उन्होंने इस पर चर्चा की है, वो कक्षा का विषय। वीरगाथा काल जो है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अभ्रंश काल जो है वो नाम दिया है बच्चन सिंह ने, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का जो है पहला और डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इसका सही उत्तर है। अब
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी इधर प्रश्न है आपके सामने, और सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। और सूची 1 जो है आपके सामने है, उसमें है रचना यानी कि राजा निर्वंशिया, गुल की बन्नो, जिंदगी और जोंक, कोसी का कटवार। और इधर रचनाकार है अमरकांत, कमलेश्वर, शेखर जोशी और धर्मवीर भारती। तो मिलाते हैं, तो राजा निर्वंशिया जो है वो रचना है कमलेश्वर की, बड़ी अच्छी कहानी है जगपति और चंदा की। ठीक है, गुल की बन्नो जो है वो धर्मवीर भारती। ठीक है, जिंदगी और जोंक जो है वो अमरकांत की का कहानी है। जिंदगी और जोंक रजुआ नाम के एक मध्यम वर्गीय या गरीब कह सकते हैं, उसके जीवन पर आधारित या उसी को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। ठीक है, कोसी का गटवार जो है वो प्रेम पर आधारित है। लक्ष्मण और गोसाई के कालातीत प्रेम का जो वर्णन है वो कोसी के घटवार में किया गया है। तो और शेखर जोशी उसके लेखक हैं। तो अब मिला लेते हैं, ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा। ठीक है, सी यानी कि सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 66वां प्रश्न आपके सामने है, और वो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, ये देखते हैं। और आपके ऑप्शंस में कौन कौन है, तो नामवर सिंह है यहाँ, इसके अलावा है नंदुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन है, वो है डॉक्टर नगेंद्र। और एक विद्वान और हुए जिन्होंने कहा कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो वो थे रामविलास शर्मा। अगर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहे तो कौन है, वो है डॉक्टर नगेंद्र। अगर नहीं कहा जाए तो कौन है, रामविलास शर्मा। आगे की कक्षा में देखेंगे। और ये प्रश्न 67वां है, वो कौन सा प्रश्न है कि मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित होता है, यानी कि इसमें कहा है कि मुख्य अर्थ के जगह अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस जो शब्द शक्ति है उसे क्या कहते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या ध्वनि। तो अगर मुख्यार्थ जो है वो बाधित हो रहा है, मुख्यार्थ के संबंध में अन्य अर्थ लक्षित हो रहा है, यानी मुख्यार्थ जो है बाधित हो रहा है, तो जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होता है। ठीक है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति जो है इसका सही उत्तर है। अब आपके सामने जो है ये गद्यांश है, कुल 8 प्रश्न गद्यांश के पूछे जाते हैं, 4 गद्य से और 4 पद्य से पूछे जाते हैं। तो पहले हम इन प्रश्नों को जो है देख लेते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें कह रहा है। ठीक है, तो है कि साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात ठीक है, साहित्य की उन्नति में इसके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक वो लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वज्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। बिल्कुल सही बात है। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तकालय की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में मुगल सम्राट के समय तक वही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ठीक है, अभी इन्हीं गद्यांशों को पढ़ करके हमको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लोग पुस्तकों का संग्रह कब से करते थे। तो बता रहा हूँ, आज़ादी के पश्चात, मुगलों के आगमन के पश्चात, अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात, या फिर लिपि के आविष्कार के
7। तो इसका जो उत्तर है ये इस लाइन में मिल जाता है। लिपि के आविष्कार से, हाँ, लिपि के आविष्कार के बाद से लोगों ने निरंतर जो है वो पुस्तकों का अध्ययन किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि और समृद्धि के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त था? तो भारत को क्या गौरव प्राप्त था देख लेते हैं। और तो ऑप्शन है कि भारत की प्रतिष्ठा एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में थी। भारत में पुस्तकालयों की संख्या अत्यंत सीमित थी। पुस्तकालयों के कारण ही भारतीय सभ्यताएं संकटग्रस्त हुई। ये तीनों तो मुझे उचित नहीं लग रहा है। चौथा देखते हैं। भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण चीन, फारस प्रभृत सुदूर स्थित देशों में अनेक विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आते थे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है चीन और फारस प्रभृत जो देश थे वो आया करते थे यहाँ यात्राएं करने। किस लिए आते थे? विद्या अर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी था वो उसका सही उत्तर था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रारंभ में पुस्तकों का संग्रह प्रमुख रूप से कहाँ हुआ करता था? तो ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है पुस्तकालयों और गुरुकुलों में। बी, राजाओं और सामंतों के महलों में। सी, देवालयों, विद्यालयों और निपालियों में। डी, ऋषियों के आश्रम में। तो देख लेते हैं तो कहाँ होता था पुस्तकों का संग्रह प्रमुख रूप से? कहाँ होता था? तो पुस्तकों का जो प्रमुख रूप से संग्रह होता था पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय। ठीक है, तो देवालय, विद्यालय और नृपालय में इसका संग्रह होता था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, 71 देखते हैं। और क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पुराने समय में पुस्तकालयों पर अधिक व्यय क्यों होता था? कि अधिक खर्चा क्यों होता था? आपके ऑप्शंस में क्या क्या हैं देखते हैं। अधिक पुस्तकें खरीदने के लिए होता था। पुस्तकों के रखरखाव के लिए होता था। ठीक है, प्राचीन काल में मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। ठीक है, पुस्तकालयों के भवनों को बनाने के। तो ये अधिक पुस्तकें और ये सारे जो ऑप्शन है वो सटीक नहीं है। तो प्राचीन काल में जो है पुस्तकों का संग्रह इसलिए होता था क्योंकि मुद्रण कला की व्यवस्था उचित नहीं थी, मुद्रण नहीं होता था। तो मुद्रण वो जो है वो मुद्रण का आविष्कार जो है वो नहीं हो पाया था, इसलिए लोग उसका संग्रह करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो 4 प्रश्न हैं, अब 4 प्रश्न जो हैं वो थे गद्य थे, अब पद्य से आ रहे हैं। और पद्य क्या है? पंक्ति देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 75 प्रश्न का जो परीक्षा है उसमें 8 प्रश्न जो है हलवा है। उन 8 प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे के और 7, 8 चौके 32 नंबर का लीड प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक भी प्रश्न नहीं गलत कर सकते हैं तो जेएनयू में एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा, अगर ठीक से प्रश्न कोई हैंडल कर लेता है इसे। अब देखते हैं, ये पढ़ते हैं पहले। नीतांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेक्षता रजा कर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन हैं, करते अभिषेक पयोद हैं, बतिहारी इस देश की, बलिहारी होगा, बलिहारी इस देश, बलिहारी इस देश की। ठीक है, बलिहारी होगा जी। बलिहारी, ये चूंकि बलिहारी है यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा देश। ठीक है, बलिहारी इस देश की। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि है नहीं, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न इस पे जो दिया गया है वो क्या है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश जो है उसको पढ़ के इस उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त रत्नाकर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो रत्नाकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो देखते हैं क्या क्या है पर्यायवाची। तो रत्नाकर जिसने रत्न रखा है, ठीक है, यानी कि अब देखते हैं उदधि, पारावर, अर्णव, नदीश। ठीक है, और चौथा है हिमांशु। तो देखिए
ऑप्शन नंबर ई जो है हिमांशु जो है वो चंद्रमा का, किसका है? चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। एक ही मान लीजिए हमको इसका उत्तर नहीं पता है तो एलिमिनेशन से ये हो जाएगा चंद्रमा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त गद्यांश में पढ़ रहे हैं तो मातृभूमि के लिए ही मूल रूप से बातचीत की जा रही है कि मातृभूमि जो है, तो इसमें देखेंगे प्रकृति का स्वरूप, मातृभूमि का सौंदर्य वर्णन, नदीश की वंदना और वन की वंदना। तो चूंकि मातृभूमि का वर्णन किया गया है तो सबसे उपयुक्त शीर्षक मुझे तो यही लगता है और यही उत्तर ठीक होगा कि मातृभूमि का जो है सौंदर्य वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। अब अगला प्रश्न यानी कि 74 प्रश्न, यानी कि सेकंड लास्ट जो प्रश्न है वो है कि उपयुक्त पद्यांश में सगुण मूर्ति सर्वेश का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो सबसे अंतिम काव्य पंक्ति अगर हम देखेंगे, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, तो सगुण मूर्ति सर्वेश की जो है, यानी कि सर्वेश शब्द जो है कि सभी विषयों में प्रमुख है, सर्वेश यानी कि मातृभूमि के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने है, उपयुक्त गद्यांश में खग शब्द का प्रयोग अन्य किन अर्थों में हुआ है? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? गधा, बाण, आकाश, तारा और गंधर्व। तो देखिए इसमें जो बाण शब्द है वो हो जाएगा खग के लिए, इसके अलावा आकाश, आकाश तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके अलावा जो तारा है वो हो जाएगा, गंधर्व जो है वो भी हो जाएगा। तो खग शब्द के लिए खग शब्द का प्रयोग अन्य 3 अर्थों में होता है, यानी कि बी, डी और ई, बी, डी और ई। तो बी, डी और ई जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आज की कक्षा जो है, आज की कक्षा जो थी मूलतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2025 में पूछा था उन्हीं पर आधारित थी। तो आज की कक्षा जो है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो भी क्वेरीज़ हों, डाउट्स हों, उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।